डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारे अप्लाइड फिजिक्स है, अनुप्रयुक्त भौतिकी सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट नंबर 6 जो रेडिएशन वाला चैप्टर है उसमें हम बात कर रहे हैं इन टॉपिक की प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत, किरचॉफ का नियम और स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवोस्ट के ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत की, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। हम लोग ये जानते हैं कि यदि हम किसी बर्फ की सिल्ली के पास खड़े हों तो हमें शीतलन का अर्थात ठंडेपन का अनुभव होता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी आग की भट्टी के पास खड़े हों तो हमें गर्मी का एहसास होता है। यहाँ पर ये दोनों जो टर्म्स है हमारी, ये रिलेटिव है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपने ताप के कारण ऊष्मीय विकिरण जो है वह उत्सर्जित करती है। प्रीवोस्ट ने अपनी ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वह ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है। ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है। जो विकिरण की मात्रा होगी, जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा होगी, वह निर्भर करेगी कि वस्तु का ताप कितना है और वस्तु की सतह कैसी है, जिस सतह से विकिरण का उत्सर्जन होना है वो कैसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका ताप 0 केल्विन से ज्यादा हो वह ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करेगी। अब बात आती है उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा क्या होगी। जो इमिटेड है, जो रेडिएशन से हमारे, उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, तो ये डिपेंड करेगी कि वस्तु का टेम्परेचर कैसा है और सरफेस उसकी कैसी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसे यदि हम बर्फ की सिल्ली के पास खड़े हैं तो हम अधिक विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं, कम विकिरण अवशोषित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें शीतलन का अनुभव होगा, हमें ठंडापन फील होगा, क्योंकि हमने ज्यादा विकिरण उत्सर्जित कर दिए हैं और हम कम विकिरण अवशोषित कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब भट्टी के पास खड़े हैं, हीट फर्नेस जो है उसके पास खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमने कम ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित किए हैं लेकिन ज्यादा विकिरण अवशोषित किए। ऐसी स्थिति में हमें गर्मी का अनुभव होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत है उसके द्वारा किसी वस्तु की द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा परिवेश की सतह पर निर्भर नहीं करेगी। जो आपका सराउंडिंग्स है उस पर निर्भर नहीं करेगा, वह निर्भर करेगा केवल ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर और सरफेस की नेचर पर। तो ये हमारी प्रीवोस्ट का ऊष्मीय विनिमय का सिद्धांत हुआ, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज हुई। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम की बात कर रहे हैं। ये किरचॉफ का नियम ऊष्मा से संबंधित है। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य परिसर अर्थात रेंज के लिए सभी वस्तुओं की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता एवं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता को हम ई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, एवं एक वर्णीय अवशोषण क्षमता, एक वर्णीय अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत रहता है।
ये हमारा किरचॉफ का नियम है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी निश्चित टेम्परेचर परिसर के लिए, ठीक है, निश्चित टेम्परेचर परिसर हम यहाँ पर ले रहे हैं लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस रेंज के लिए सभी वस्तुओं की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एवं एक वर्णीय अवशोषण क्षमता ए लैम्डा का अनुपात जो है वो कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, ठीक है। वी कैन से कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो डेफिनेट वेवलेंथ रेंज है उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये हमारे लिए किरचॉफ का नियम होगा, ठीक है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी तो वो भी अपन आगे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सभी वस्तुओं के लिए इसकी बात की है, इसलिए यह नियम जो है वह जो आपकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, आदर्श कृष्ण वस्तु होती है, उसके लिए भी सही होगा, ठीक है। सामान्य वस्तु के लिए, सामान्य वस्तु के लिए ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा कांस्टेंट है। और अगर मैं आदर्श कृष्ण वस्तु की बात करता हूं समान परिस्थितियों में, आदर्श कृष्ण वस्तु परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर दूं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आदर्श कृष्ण वस्तु के लिए स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए सिंबल यूज करें, स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए सिंबल यूज करें तो ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर है आदर्श कृष्ण वस्तु के लिए जो एक वर्णीय अवशोषण क्षमता है वह 1 होगी, क्योंकि वह अपने पर आपके समस्त विकिरणों को अवशोषित कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में हम इसको लिख सकेंगे ई लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इन दोनों को देख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें, हम ये कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है हमारा ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, स्मॉल ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, ये कैपिटल ई लैम्डा के इक्वल होगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इस किरचॉफ के नियम के अनुसार नियत ताप पर दी हुई तरंगदैर्घ्य परिसर के लिए सभी वस्तुओं की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता एवं एक वर्णीय अवशोषण क्षमता का अनुपात नियतांक होता है, और यह नियतांक समान परिस्थितियों में आदर्श कृष्ण वस्तु की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता के तुल्य होता है। अर्थात ये कांस्टेंट जो है हमारा ई लैम्डा के इक्वल होगा। इस प्रकार से ये किरचॉफ का नियम है। अब किरचॉफ के नियम का भौतिक महत्व क्या होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो हम देख सकते हैं। हमने कहा कि किसी भी वस्तु के लिए ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ यदि ई लैम्डा अधिक है तो ए लैम्डा भी अधिक होगा, ठीक है। और यदि ए लैम्डा कम है किसी वस्तु के लिए, अल्प है, तो ए लैम्डा भी अल्प होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु अधिक विकिरणों को अवशोषित करती है तो वह अधिक विकिरणों को उत्सर्जित भी करेगी। हम ये कहेंगे कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु के लिए ए लैम्डा कम है तो ए लैम्डा भी कम है, तभी तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्प उत्सर्जक जो है वो अल्प अवशोषक होंगे। दैट मीन्स पुअर इमिटर्स आर गोइंग टू बी पुअर एब्जॉर्बर्स। तो ये जो है भौतिक महत्व इसका रहेगा किरचॉफ के नियम का। हम चाहे तो देख सकते हैं कि किरचॉफ के नियम का भौतिक महत्व यह होगा कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं और जो अल्प उत्सर्जक है वो अल्प अवशोषक होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई लाल कांच का टुकड़ा है, लाल रंग के कांच का टुकड़ा है, तो वो हमें लाल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस पर गिरने वाले जो विकिरण है उसमें से हरे रंग के विकिरण का वह अवशोषण कर रहा है, हरे रंग के विकिरण का अवशोषण कर रहा है। हरे रंग के विकिरण जब अवशोषित हो जाएंगे तो जो बचेगा वो लाल रंग का रहेगा, क्योंकि लाल रंग और हरा रंग एक दूसरे के पूरक रंग है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी सतह पर गिरने वाले प्रकाश जो है वो सफेद रंग का हो, अर्थात सारे रंगों के प्रकाश उस पर गिर रहे हो, तो उसमें से हरे रंग का उसने अवशोषित कर लिया, तो जो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा वो लाल रंग होगा, इसलिए वह कांच का टुकड़ा हमें लाल रंग का दिखाई देगा।
लेकिन इस कांच के टुकड़े को अगर हम भट्टी में गर्म करें उच्च ताप पर और उसे किसी अंधेरे कमरे में ले जाएं तो उसका रंग हमें हरा दिखाई देता है। इसलिए हरा दिखाई देता है क्योंकि उसने निम्न ताप पर हरे रंग के विकिरणों को अवशोषित किया था, तो गर्म करने पर उच्च ताप पर वह हरे रंग के विकिरणों को उत्सर्जित करेगा। अतः गर्म करने पर लाल रंग के कांच के टुकड़े को गर्म करने पर और अंधेरे कमरे में ले जाने पर उसका रंग हमें हरा दिखाई देगा। ये हम इसके इस घटना के जो है उसको किरचॉफ के नियम के आधार पर समझ सकते हैं। यह क्या होगा कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होंगे। यदि किसी सतह ने या वस्तु ने निम्न ताप पर जिन विकिरणों का अवशोषण किया है उच्च ताप पर उन्हीं विकिरणों का वो उत्सर्जन भी करेगी। अब हम बात कर सकते हैं स्टीफन के नियम की। स्टीफन का नियम या स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। स्टीफन का नियम या स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम एक ही बात है। स्टीफन ने सबसे पहले ये नियम दिया था, बाद में इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि बोल्ट्जमैन जो साइंटिस्ट था उसने ये बताया कि यह नियम जो है वो आदर्श कृष्ण वस्तु के लिए ही सही है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए सही है। इस नियम के अनुसार इसका स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी आदर्श कृष्ण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। हम ये कह सकते हैं कि E जो है हमारी वो T की पावर 4 के समानुपाती होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। कोई हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, उसके यूनिट एरिया से पर सेकंड, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो हीट रेडिएशन इमिट होंगे, जो उससे जो विकिरण की मात्रा होगी, वह वस्तु का जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसकी 4th पावर के प्रोपोर्शनल होगी। इसलिए कई बार इस लॉ को 4th पावर लॉ भी बोलते हैं, चतुर्थ घात का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आगे पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, E इक्वल टू सिग्मा T4, E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा स्टीफन, सिग्मा यहां पर स्टीफन नियतांक है, स्टीफन नियतांक या स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है सिग्मा की वो है 5.67 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। तो इस प्रकार से ये हमारा स्टीफन का नियम है। ठीक है, E क्या है, यहाँ पर E जो है वह आदर्श कृष्ण वस्तु के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है, T वस्तु का परम ताप है और सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको लिखी है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु मेरे पास है जिसका परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, यह आदर्श कृष्ण वस्तु है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, इसका जो परिवेश है, वातावरण का ताप मानेंगे कितना है, T0। ठीक है, तो इस वस्तु के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित नेट उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण क्या होंगी वो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि T का मान T0 से अधिक है, अर्थात वस्तु का ताप अधिक है, और परिवेश अर्थात जो वातावरण है उसका ताप कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी
और कम विकिरण अवशोषित करेगी, अतः वस्तु को उष्ण विकिरण की हानि होगी। यदि मैं ये कह दूं कि यहाँ पर E डैश जो है वो क्या है, आदर्श कृष्ण वस्तु परफेक्ट ब्लैक बॉडी में हमारी के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड नेट ऊर्जा हानि, प्रति सेकंड नेट ऊर्जा हानि, विकिरण की ऊर्जा की हानि है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ई डैश का मान क्या होगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वस्तु ए अपने ताप के कारण उष्ण विकिरण उत्सर्जित करेगी, तो इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड वह सिग्मा T4 विकिरण उत्सर्जित करेगी। वातावरण इसके चारों ओर जो है उसका ताप T0 है, इस वातावरण के कारण यह कुछ विकिरण अवशोषित करेगी। इसी नियम के अनुसार वातावरण जो है वो सिग्मा T04 विकिरण प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित करेगा। तो कुल मिलाकर के जो इस सतह के लिए बात करें, इस वस्तु के लिए बात करेंगे तो इस वस्तु के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो नेट ऊर्जा हानि होगी वो होगी सिग्मा T4 माइनस सिग्मा T04। हम इसको आगे इस प्रकार ले सकते हैं, E डैश बराबर सिग्मा कॉमन T4 माइनस T04। तो ये इस आदर्श कृष्ण वस्तु की इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड नेट ऊर्जा की हानि होगी, ठीक है। इस पूरी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड नेट ऊर्जा की हानि कितनी होगी, तो वो हम देख सकते हैं। इस संपूर्ण वस्तु के द्वारा, संपूर्ण कृष्ण वस्तु अर्थात परफेक्ट ब्लैक बॉडी के द्वारा प्रति सेकंड नेट ऊर्जा की हानि, नेट ऊर्जा की हानि ये कितनी हो जाएगी, ये हम देख सकते हैं, ये हो जाएगी, हम इसको dq by dt लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं dq by dt वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड नेट ऊर्जा की हानि जो कि वस्तु के लिए शीतलन की दर या ठंडा होने की दर भी कहलाएगी, ठीक है। प्रति पूरी वस्तु के लिए चाहिए, ये इकाई क्षेत्रफल से है, यदि वस्तु के क्षेत्रफल से इसको गुणा कर दें तो पूरी वस्तु के लिए नेट ऊर्जा की हानि आ जाएगी। यदि वस्तु का क्षेत्रफल ए हो तो ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड नेट ऊर्जा की हानि मिल जाएगी, तो ये होगी ए सिग्मा T4 माइनस T04, ठीक है। तो इस प्रकार से आदर्श कृष्ण वस्तु, पूरी आदर्श कृष्ण वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड नेट ऊर्जा की हानि इस सूत्र से हमको मिलेगी, ये हमने बात की है। अब हम ये कह दें कि यदि वस्तु आदर्श कृष्ण वस्तु नहीं है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक कांस्टेंट और आ जाएगा, अर्थात इसी नियम को हम सामान्य वस्तुओं के लिए लगा सकते हैं। सामान्य वस्तुओं के लिए, सामान्य वस्तुओं के केस में क्या होगा कि जो वस्तु के लिए प्रति सेकंड नेट ऊर्जा की हानि जो है या शीतलन की दर है वो हो जाएगी E A सिग्मा T4 माइनस T04। यहाँ पर कि E जो है वह उत्सर्जकता कहलाएगी, वस्तु की उत्सर्जकता कहलाएगी, एमिसिविटी। इस प्रकार से हम किरचॉफ के नियम और स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम को देख सकते हैं। थैंक यू।